सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि पहला अमेंडमेंट से लेकर के 106 अमेंडमेंट, इस बीच में जितना इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो अभी तक अच्छा खासा क्लास हो चुका है हम लोग का, एक सीरीज चल रहा है, उसको आप कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। एक अच्छा खासा नोट्स आपके पास आ जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से तो क्वेश्चन आता ही आता है। आपसे पूछ सकते हैं कि फलाना चीज़ किस अमेंडमेंट में हुआ था, या फलाना अमेंडमेंट में क्या चीज़ हुआ था। तो इस तरह का क्वेश्चन तो आता ही है। साथ ही साथ ये जो अमेंडमेंट का क्लास चल रहा है, ये जो सीरीज चल रहा है, इसमें आपको ये भी फायदा है कि मान लीजिए कि कोई स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाए, है ना, कि मंत्रिमंडल कैबिनेट वर्ड कहाँ पे लिखा है ना, तो मैंने चर्चा किया है ना। साथ ही साथ राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करेगा, या फलाना, मतलब जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, या फिर इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी होता है, उसमें कौन सा फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, कौन सा फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाता है, स्वतः सस्पेंड, मतलब इस तरह का तमाम जानकारी आपको साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ ही साथ क्या हो रहा है, मिलते जा रहा है, ताकि आपका पॉलिटी का भी सेक्शन कवर, जो पॉलिटी का जो अमेंडमेंट के अलावा जो सेक्शन है उसको वो भी कवर होते जाए, और अमेंडमेंट अगर डायरेक्ट पूछता है कि फला अमेंडमेंट में क्या था, वो भी आपका क्या हो, वो भी आपका कवर होते चले। तो चलिए, हम लोग 44th अमेंडमेंट तक कर चुके थे, है ना, 44th अमेंडमेंट कर चुके थे। मैंने आपको बताया था 42nd और 44th अमेंडमेंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होता है, तो उसको तो आप जरूर अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उसको करते हैं। तो चलिए, तो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो अगला अमेंडमेंट जो हमारा होगा वो है 50th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1984, ठीक है, 1984। 50वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984। 50th अमेंडमेंट क्या है? दरअसल 50वां अमेंडमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन इसमें जो बात लिखा वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट से भी पूछ सकता है ना। इस अमेंडमेंट में क्या है? इस अमेंडमेंट में दरअसल यहाँ पे जो अमेंडमेंट किया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा है ना। फंडामेंटल राइट किस पार्ट में आता है? पार्ट 3 में आता है, आपको पता है ना। पार्ट 3 का आर्टिकल कहाँ से कहाँ है? 12 से लेकर के 35 तक, आपको पता है 12 से 35, जिसमें से 14 से 32 तक आपका राइट के बारे में बात किया गया। 12, 13, फिर इधर 33, 34, 35, ये सब आर्टिकल भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ वहाँ पे बात किया गया। उसी क्रम में आर्टिकल 33 जो है इससे जुड़ा हुआ है ये 50th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। आर्टिकल 33 से जुड़ा हुआ। आर्टिकल 33 में क्या है? दरअसल आर्टिकल 33 जो है वो रेस्ट्रिक्शन का बात करता है कि कुछ क्षेत्र में मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाएगा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, है ना। और यहां पे लिखा आर्टिकल 33 में क्या लिखा है? आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट, है ना, सशस्त्र बल एवं मौलिक अधिकार, यह आर्टिकल 33 में लिखा है। दरअसल क्या है 33 को आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो आपको ये अमेंडमेंट समझ में आएगा। 33 आर्टिकल का उद्देश्य ये है कि जो कुछ ऐसा एजेंसी है, कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ताकि वो अपना ड्यूटी सही ढंग से कर पाए और उनमें डिसिप्लिन मेंटेन हो पाए। क्लियर है ना। तो अभी तक क्या था कि जो आर्म्ड फोर्सेस जो होते थे, पुलिस हो गया, आर्मी हो गए, इन लोग का क्या है, इन लोग कुछ फंडामेंटल राइट, इन लोग को सभी फंडामेंटल राइट जो हम लोग को मिला है वो उन लोग को नहीं, कुछ फंडामेंटल राइट उन लोग के लिए क्या होता था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था, है ना। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारा बोलने का अधिकार, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, घूमने का अधिकार है, कहीं भी घूम सकते हैं, या फिर है ना कोई व्यवसाय करने का अधिकार है, कुछ भी इस तरह का कोई भी बहुत सारा अधिकार है। जीवन का अधिकार हमारा में आता है। अब कुछ सैनिक बोलेंगे नहीं, हम बॉर्डर पे नहीं खड़े होंगे, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार है मेरा, अगर तुम मार देगा तो हमको वहां से हमला होगा तो बहुत सारी चीज़ है, तो उनमें वो अपना ड्यूटी सही ढंग से कर पाए और उनमें डिसिप्लिन मेंटेन हो पाए, उसके लिए आर्टिकल 33 क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट को। इसी क्रम में ये अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पे दो चीज़ को जोड़ा गया। एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होते हैं, और टेलीकम्युनिकेशन, है ना, जो संचार होता है उसमें। तो यहाँ पे बताया गया कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी में और संचार के जो मेंबर्स लोग होंगे, जो सदस्य जो होंगे, उन लोग के लिए भी रेस्ट्रिक्ट किया जाता है फंडामेंटल राइट। अब मान लीजिए खुफिया विभाग है। अब खुफिया विभाग है तो उसको तो क्या रखना है, खबर को क्या रखना है, छिपा कर रखना है। वो भारत सरकार को खबर दे रहा है। अब बोलेगा नहीं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, उसका हम प्रयोग करेंगे। अब माइक ले लिया और अपना खुफिया विभाग का जो खुफिया खबर था उसको वो क्या कर रहा है, उजागर कर रहा है। अब बोलेगा हम तो गलत तो कुछ नहीं कर रहे,
हम तो अपना राइट का प्रयोग कर रहे हैं, मेरा राइट है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तुम कौन होता हमको रोकने वाला। तो आप समझना, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो उसका फिर वो ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाएगा, या फिर जिस लिए वो डिपार्टमेंट बना था वो तो काम नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि इस अमेंडमेंट के द्वारा 50वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि खुफिया विभाग जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होता है, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनके लिए भी फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट किया गया। आर्टिकल 33 में अमेंडमेंट था ये, ठीक है। और साथ ही साथ टेलीकम्युनिकेशन में भी अमेंडमेंट, मतलब उसमें भी रेस्ट्रिक्ट किया गया फंडामेंटल राइट। क्लियर इस चीज है ना। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है, आर्म्ड फोर्सेस हो गए, है ना, जिसमें आर्मी, पुलिस, ये सब हो गए, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गए, टेलीकम्युनिकेशन हो गए, इन लोग को फंडामेंटल राइट, सभी फंडामेंटल राइट नहीं, सरकार चाहे तो कुछ भी फंडामेंटल राइट या बहुत सारा फंडामेंटल राइट को क्या कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। क्लियर है इसे। तो आर्टिकल 33 में अमेंडमेंट किया गया था 50वां, मेरे ख्याल से 50वां संशोधन आपको ये क्लियर हो गया होगा 50वां संशोधन क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट, अगला अमेंडमेंट जो है वो है 52nd, और ये हुआ था 1985 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। 52nd अमेंडमेंट क्या कहता है? 52nd अमेंडमेंट कहता है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, एंटी डिफेक्शन। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं दल बदल, है ना, दल बदल विरोधी कानून, है ना। तो दल बदल कानून क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, इस पे मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। तो मैं फिर से इसको डिटेल में पढ़ाने वाला नहीं हूँ। अच्छा, एक काम मैं करूँगा, वो साल भर ज़्यादा हो गया वो वीडियो, एक काम करूँगा, मैं उसको फिर से रीअपलोड कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद मैं एंटी डिफेक्शन लॉ का एक वीडियो रीअपलोड कर दूंगा, ठीक है, फिर से अपलोड कर दूंगा उसी वीडियो को जो पुराना मैंने बनाया था, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ से कोई भी क्वेश्चन आए, किसी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे, है ना, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो आप बहुत आराम से उसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत डिटेल में मैंने वहाँ पे पढ़ाया, तो इसलिए मैं आप उसी को देख लीजिएगा, ठीक है। मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हम लोग टॉपिक में बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। यहाँ पे आप ये बस समझ लीजिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, दल बदल क्या होता है। तो दल बदल कहने का मतलब हो गया कि कोई एमपी है या फिर कोई एमएलए है, वो जिस भी दल से क्या किए, चुनाव जीते हैं, और वो चुनाव जीतने के बाद दल को क्या कर ले, बदल दे। दल को अगर बदल लेता है तो वो तो जनता के साथ खिलवाड़ माना जाएगा, लोकतंत्र के खिलाफ ये माना जाएगा कि जनता ने आपको चुना है, फलाना आप पार्टी से थे, फलाना विचारधारा से वो बिलोंग करता था, तो जनता ने पसंद किया, लेकिन आप पार्टी को चेंज कर दीजिएगा तो दल बदल हो जाएगा। तो उसके लिए उसका मेंबरशिप को समाप्त किया जाता, कैसे किया जाता, क्या प्रावधान है, तो आप उस वीडियो में डिटेल में देख लीजिएगा, दल बदल। तो आपको बस यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, वो वीडियो में तो अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 52nd अमेंडमेंट जो हुआ था, ये बहुत पूछता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस अमेंडमेंट के द्वारा, दल बदल कानून किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। अब बताया 52nd अमेंडमेंट। और इसी 52nd अमेंडमेंट में क्या किया गया, यही दल बदल में कौन सा शेड्यूल में दल बदल आता है, 10th शेड्यूल में, ठीक है। किस में आता है, 10th शेड्यूल में। तो याद रखिए कि 10th शेड्यूल में दल बदल की चर्चा की गई। ये बहुत पूछता है, मैंने आपको एक बार बताया था, अमेंडमेंट का क्लास जो कर रहे शुरू से उनको याद होगा, जब मैं आपको बता रहा था सिक्किम का विलय जब भारत में किया जा रहा, जब उसको सहायक राज्य बनाया गया था, मैंने आपको बताया था, है ना। तो सहायक राज्य जब उसको बनाया गया था, तो एक शेड्यूल जुड़ा था 10th, याद है ना, एक आर्टिकल मैंने बताया था 2A जुड़ा था और शेड्यूल जुड़ा था 10th। लेकिन मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट ईयर अमेंडमेंट में 10th शेड्यूल को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। तो याद रखिएगा, तो इसलिए मैंने बोला जो नहीं किए होंगे क्लास वो पीछे वाला कर लीजिएगा। तो 10th शेड्यूल इस अमेंडमेंट से पहले भी क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। तो जिन्होंने क्लास किया होगा उनको अच्छे से पता होगा किस अमेंडमेंट द्वारा 10th शेड्यूल जुड़ा था और किस अमेंडमेंट के द्वारा 10th शेड्यूल को क्या किया गया था, हटाया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज, इसका आंसर आप खुद दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्लियर है। लेकिन फिर चूंकि मैंने आपको बताया 10th शेड्यूल को हटा दिया गया था, है ना, तो यहां पे फिर से 10th शेड्यूल जुड़ा और वर्तमान में 10th शेड्यूल में यही आता है। इसके बाद 10th शेड्यूल को फिर से डिलीट नहीं किया गया, ठीक है। 9th शेड्यूल मैंने आपको बताया था, शेड्यूल भी याद करते चलेगा। 8 शेड्यूल तो मूल संविधान में था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। 9th शेड्यूल मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया।
10 शेड्यूल में बीच में मैंने बताया था सिक्किम वाला, उसको छोड़ दीजिए। अभी जो वर्तमान में 10 शेड्यूल है वो 52nd अमेंडमेंट में, इसमें क्या लिखा है, दल बदल कानून। ठीक है, तो दल बदल कानून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने वीडियो बनाया, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए ओके, तो 52nd अमेंडमेंट 1985 क्या याद रखना आपको, एंटी डिफेक्शन लॉ और 10th शेड्यूल आपको याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट। अगला संशोधन क्या है, नेक्स्ट अमेंडमेंट जो हम लोग देखेंगे वो है 70वां संशोधन, 70th अमेंडमेंट 1992। ठीक है, 70th अमेंडमेंट 1992। देखिए 70th अमेंडमेंट 1992 क्या कहते हैं, ये दरअसल दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा को अधिकार दिया गया। यहाँ पे क्या अधिकार दिया गया, आपको पता है कि जो हमारी अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, प्रेसिडेंट इलेक्शन जो होता है हमारे यहाँ, तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्या बनता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है इसके लिए क्या बनता है, इलेक्टोरल कॉलेज, मैंने कई बार चर्चा किया है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्वाचक मंडल, है ना, क्या बोलते हैं, निर्वाचक मंडल। ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है ना, एक मिनट, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। तो आप एक बार ध्यान रखिएगा, ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इसके इलेक्टेड मेंबर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ वोटर्स, कि कौन लोग होंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। क्योंकि हम लोग तो वोट नहीं करते, डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है, इसलिए इलेक्टोरल कॉलेज इसको बोलते हैं, कि जो वोटर्स होते हैं, तो कौन कौन होते हैं, लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं और विधानसभा के मेंबर होते हैं। क्लियर। अब चूंकि विधानसभा तो राज्यों में होता है, केंद्र शासित प्रदेश में तो नहीं होता है, लेकिन दो अपवाद था इस टाइम में। एक तो अब तो जम्मू एंड कश्मीर भी हो गया, दो अपवाद था, कौन, दिल्ली एंड पुदुचेरी, जहां पे विधानसभा था। अब तो कहाँ हो गया, अब तो वहां पे आपके जम्मू एंड कश्मीर को भी यूटी बना दिया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, इस अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली को, दिल्ली विधानसभा और साथ ही साथ पुदुचेरी विधानसभा, है ना, तो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पुदुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका विधानसभा को इलेक्टोरल कॉलेज में क्या किया गया, इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल किया गया। तो क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इलेक्टोरल कॉलेज में इस अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया, जो राज्य का विधानसभा है वो सारे एमएलए तो रहेंगे, साथ ही साथ इलेक्टेड मेंबर जो होंगे, इलेक्टेड एमएलए, साथ ही साथ दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के एमएलए। मतलब आप एक लाइन में, ये इजी लैंग्वेज में बस इतना समझिएगा कि दिल्ली विधानसभा और पुदुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करने का अधिकार मिल गया, बस एक लाइन में। ठीक है, तो दिल्ली विधानसभा और पुदुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करने का अधिकार किस अमेंडमेंट के द्वारा मिलता है, तो आप बता देना 70th अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। क्लियर। चलिए ओके, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट अमेंडमेंट हम लोग देखते हैं। अगला जो अमेंडमेंट है हमारा वो है 71st, ये भी तो 1992 में हुआ था। चलिए ठीक है, 71st अमेंडमेंट 1992। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, याद कीजिए, कि मूल संविधान में 14 ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई थी, बताया था मैंने। और मैंने आपको बताया था कि सिंधी भाषा को जोड़ा था, है ना, जो 15वां लैंग्वेज बना था। अब वर्तमान समय में कितना लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज, तो 22 है। कितना, 22 है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मूल संविधान में 14, वो 14 कौन है वो नाम आपको पता होना चाहिए, और साथ ही साथ कब कब कौन कौन सा भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। तो एक तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, सिंधी भाषा। अब इस अमेंडमेंट के द्वारा 3 भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला। ठीक है, वहां पे सिंधी हो गया था, 15 हो चुका था, यहां पे 3 भाषा को मिलेगा, मतलब 16, 17, 18 हो रहा। इसका मतलब है कितना, 22 है, मतलब 19, 20, 21, 22, 4 भाषा और भी आगे होगा, जिसको क्या मिलेगा, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलेगा। वो आगे हम लोग देखेंगे। यहां पे आप याद रखिएगा 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा 3 भाषा, कौन कौन सा, कोंकणी,
मणिपुरी एंड नेपाली। ठीक है, तो कोंकण प्रदेश जो होता है ना, उधर महाराष्ट्र साइड, कर्नाटक है ना, उस साइड में कोंकण प्रदेश है ना, कोंकणी भाषा। ठीक है, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीन भाषा को किस में शामिल किया गया? तो अब ध्यान रखिएगा, किस में शामिल किया गया? 8th शेड्यूल में। ठीक है, 8th शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में क्या किया गया? शामिल किया गया। क्लियर है चीज है ना, क्योंकि 8वीं अनुसूची में क्या चीज का बात किया गया? राजभाषा के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात किया गया। क्लियर है चीज है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि मूल संविधान में 14 भाषा, 15वां कौन सा जुड़ा? सिंधी, उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, 18। यहां तक तो आपको याद हो गया होगा, यहां तक आपको याद हो गया होगा। क्लियर है चीज है ना। अब अगला भाषा कब जुड़ेगा वो हम लोग आगे देखेंगे। तो क्लियर है चीज। तो 71st अमेंडमेंट में ये चीज दिया। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं ना। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें हम लोग आगे का अमेंडमेंट को क्या करेंगे? आगे का अमेंडमेंट को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।